नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास है पर्यावरण अध्ययन पर। और इस क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है परि जोड़ आवरण। परि यानी बाहर, और चारों तरफ का जो होता है एरिया, उसे परि कहते हैं। और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी कि वैसा घेरा जो हमारे चारों ओर हो उसे हम पर्यावरण कहेंगे। अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो घेरा है, जो आवरण है, उसे हम कहेंगे पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, जिसको फिजिकल कहते हैं और बायोलॉजिकल कहते हैं, एवं उसके साथ अंतःक्रिया भी सम्मिलित है। ज्ञातव्य है, यानी हमें पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक घटकों जैसे स्थल, वायु, जल, मृदा, ताप इत्यादि शामिल हैं, जो जीवमंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें आश्रय देते हैं। जीवमंडल को जैवमंडल भी कहते हैं। जैवमंडल क्या है? वैसा स्थान जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों मिलते हों। उनके विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। जैविक तत्व जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव जैव मंडल की रचना करते हैं। तो सब मिलजुल करके, हमने कहा था आपको, सांस्कृतिक तत्व आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, ये नया जुड़ा है 1986 में, मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। ये मानव निर्मित है। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात जीवित अथवा अजीवित संगठक सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। फिर भौतिक पर्यावरण के तीन भाग: स्थलमंडल पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण और वायुमंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में आता है वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन एवं प्रभाव। अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। मानव बहुत से निर्मित पदार्थ, यानी बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणुओं तथा मृत जीवियों द्वारा नहीं होता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। कौन सा? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, थर्मोकोल इत्यादि। पारितंत्र के संगठक पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्यन क्रिया होती है। मतलब ये एक दूसरे से साझेदारी करते हैं और यही कारण है कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, जैव और अजैव दोनों मिल जाए तो उसे हम कहेंगे पारितंत्र। वन, तालाब, झील ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा, खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं। यदि हम बात करें जंगलों की तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक पर्यावरण। लेकिन आपने कुछ निर्माण किया है, जैसे कि आपने डोभा बनाया, उसमें मछली पालन कर रहे हैं, तो ये मानव निर्मित पारितंत्र हो जाएगा। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक की श्रेणी में रखा गया है। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये उत्पादक होते हैं।
सभी जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी सबसे पहला क्या है, सूर्य। सूर्य का ऊर्जा को कौन लेता है, तो उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे और शैवाल। फिर उसको कौन खाते हैं, तो उपभोक्ता खाते हैं। अब उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, साथ में परजीवी ये डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं इसे। जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करता है। अपमार्जन मतलब सफाई करता है। तो ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और ये मिट्टी में मिल जाते हैं। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाता है, जो हम बाद में बात करने वाले हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक ये प्रथम पोषी स्तर है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है और ये द्वितीय पोषी स्तर है। छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता हैं, जबकि तीसरे पोषी स्तर कहलाएंगे ये। बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। आप इसे ऐसे नहीं याद कर सकते, जब मैं चित्र से समझाऊंगा तो आपसे याद हो जाएगा तुरंत। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया के निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो भी मैं बताऊंगा कितना होता है। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। स्वपोषी से जो ऊर्जा विषमपोषी में जाती है और फिर वो अवघटकों में चली जाती है। अब आप देखिए आहार श्रृंखला, ठीक है। आहार श्रृंखला में देखिए क्या होता है, एक कड़ी चलती है। सूर्य से प्रकाश लिया उत्पादक, तो ये प्रथम पोषी स्तर हुआ। इससे कौन खाया, इसे शाकाहारी टिड्डा ने, तो ये हो गया द्वितीय पोषी स्तर। इसको खाया किसने, चूहे ने, तो ये हो गया तृतीय पोषी स्तर। और फिर देखिए है ना, तो आप फिर से देखिए अब क्या होता है, पहले सूर्य है, सूर्य से पेड़ पौधे हो गया प्रथम, उसके बाद शाकाहारी द्वितीय, मांसाहारी तृतीय और अंत में होते हैं सर्वाहारी, ठीक है। और इन सबको जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटक अपना काम कर जाते हैं। लेकिन यदि आप बात करें इस छवि की, तो इसमें देखिए कि आहार श्रृंखला तो हमने समझा एक कड़ी होती है, ये वापस लौट के नहीं आते हैं। लेकिन आहार जाल में क्या होता है, कौन किसको खा लेगा इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ देखिए टिड्डा घास को खाया तो चूहा भी तो घास को खा सकता है, रैबिट भी तो घास को खा सकता है। इसमें फॉक्स चूहे को भी खा सकता है, रैबिट को। तो इसका मतलब क्या है, वैसी आहार श्रृंखलाओं का जाल जब मिल जाता है तो वो आहार जाल कहलाता है। इसमें कौन किसी को, जैसे अगर हम बात करें घास के मैदान की, तो घास के मैदान में अगर शेर है तो शेर क्या सिर्फ बिल्ली खाएगा, नहीं, वो कुत्ता भी खा सकता है, वो हाथी को भी खा सकता है, वो लोमड़ी को भी खा सकता है, वो खरगोश को भी खा सकता है। तो कई सारे श्रृंखला जब मिल जाते हैं तो आहार जाल बनता है। अब हम देखते हैं पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग्य खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए जितना सूरज में जो ऊर्जा है उसका मात्र 1% पौधे खींचते हैं, और जब उसे कोई प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी खाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पर्यावरण में रिलीज हो जाती है और मात्र 10% ऊर्जा शाकाहारी के अंतर्गत जाती है। और जब शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाता है तो उसके शरीर का यानी शाकाहारी के शरीर का मात्र 10% मांसाहारी में जाता है और 99% पर्यावरण में चला जाता है। यही कह रहा है ऊर्जा का प्रवाह। तो प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का एवरेज 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। क्योंकि पर्यावरण में आहार श्रृंखला में 3 या से ज़्यादा 4 स्तर हो सकते हैं, तो प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का इतना अधिक ह्रास होता है कि पर्यावरण में चली जाती है कि चौथे स्तर तक पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत कम ऊर्जा मिल पाती है। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक है, इसे आप त्रिभुजाकार आकृति पिरामिड की आकृति बोला जाता है, उसे मैं समझाऊंगा, उसे याद रखिएगा। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफ़ी अंतर होता है, यानी आहार श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक प्रकार का होगा। प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों को खाया जा सकता है, या वो खुद उसको भी अलग प्रकार के जीव खा सकते हैं। अतः सीधी आहार श्रृंखला के बजाय मध्य
संबंध शाखान्वित होते हैं, यानी सीधा जब आहार श्रृंखला चलता है तो वो एक के बाद एक कड़ी आती जाती है। लेकिन जब आहार जाल होता है तो वही श्रृंखला में कई सारे आहार जाल जब आता है तो कई सारे श्रृंखलाएं उसमें जुड़ जाती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ध्यान से रखिएगा। शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, ये किसकी किसकी खासियत है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, किसकी खासियत है? ये आहार श्रृंखला की खासियत है, जाल की नहीं। तथा सबसे पहले शाकाहारी पुनः स्वपोषी में नहीं आता है, घूम करके वापस नहीं आता है। किसमें? आहार श्रृंखला में। प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ये रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो बता देता हूँ। तो 10% ही अगले स्तर में जाता है। आपने देखा श्रृंखला के चरण कितने हैं? 3 से 4 चरण है, आपने ये देखा। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? तो निचले स्तर पर देखा, आपने ये भी देखा। अब हम देखेंगे क्रमिक स्थानांतरित होता है। आप समझिए बात को। सूर्य से ऊर्जा लिया पौधे, तो पौधे को डायरेक्ट मांसाहारी नहीं खाएंगे। पहले कौन खाएगा? शाकाहारी, फिर कौन खाएगा? मांसाहारी, फिर कौन आए खाएगा? सर्वाहारी। तो ये क्रमिक स्थानांतरण होता है, डायरेक्ट नहीं। लेकिन अगर आप समझिए कि किसी जहरीले पौधे को खा लिया मेढक ने, और मेढक को खा लिया शेर ने, और शेर को खा लिया इंसान ने, तो वो जो हानिकारक पदार्थ है ना, उसका भी स्थानांतरण हो जाएगा। यानी किसी मरे हुए जहरीले जानवर को, यानी किसी बकरे ने जहर खा लिया और जहर वाले बकरे को इंसान ने खा लिया, तो उसके अंदर भी वह जहरीले हानिकारक रसायन प्रविष्ट कर जाएंगे। इसे कहते हैं क्रमिक स्थानांतरण। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, यही मैंने कहा था, ऊर्जा का आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का जो स्तर है वो किस रूप में होता है, तो आपका जवाब होगा पिरामिड के रूप में। याद रखिएगा, कौन सा? पिरामिड। तो सबसे नीचे पेड़ पौधे, जिसको उत्पादक कहते हैं। उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, उसके ऊपर होता है द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और इसके ऊपर होता है तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी। तो कितने स्तर हो गए? 4 स्तर। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ स्तर हुआ कि नहीं? अब आप यहाँ पर देखिए, इसी को हमने यहाँ पर दिखाया। सूर्य का प्रकाश लिया कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कौन खाया? शाकाहारी। शाकाहारी कौन खाया? मांसाहारी। मांसाहारी कौन खाया? सर्वाहारी। है कि नहीं? अब है ऊर्जा के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रभाव। तो घटकों के बीच, उदाहरण के लिए मान लीजिए जल प्रदूषण हो गया और उससे फसलों को रोग हो गया। आपने बीज छीटा, पीड़कनाशी छीटा, केमिकल छीटा पौधों में, तो वो किस में छीटा? पौधे में। लेकिन बारिश हुआ तो वो बह के कहाँ चला गया? जल स्रोतों में। और जल स्रोतों से ये पौधे क्या करेंगे? जड़ द्वारा उसको खींच लेंगे और फिर उसे जली जंतु खा लेंगे या जली पौधे खा लेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे? भोजन के माध्यम से हम खा लेंगे। है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यह एक प्रकार का माध्यम बनता चल जाता है, श्रृंखला बनते चला जाता है, और इसमें जो पदार्थ है वो अजैव निम्नीकृत होते हैं। यह पोषी स्तर का उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाता है। आप समझिए बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए, एक मिनट, एक लेते हैं यहाँ से। आप ये देखिए, यहाँ आप समझिए, ये पौधा लिया, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नेचुरल है, हमने इसे जहर डाला था। कौन सा? कीड़े मारने का जहर डाला था। तो ये जहर कहाँ चला गया? शाकाहारी में। फिर ये जहर कहाँ चला गया? मांसाहारी में। और ये जहर अंततः कहाँ तक पहुँच गया? शीर्ष में जो सर्वाहारी हैं, इसको सर्वाहारी भी कहता है, याद रखिएगा। सर्वाहारी जो है तक ये चला गया। जहर कहाँ था? यहाँ था, लेकिन चला कहाँ गया? यहाँ। तो इसे कहेंगे हम जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। याद रखिएगा, जैव आवर्धन। तो ये जो जैव आवर्धन वाले पदार्थ हैं वो क्या हैं? वो अजैव निम्नीकृत है, यानी वो सड़ेगा गलेगा नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा, वो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। और इस क्रिया को हम कहते हैं जैव आवर्धन। ऐसे में जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर वो जाकर के जमा हो जाता है। हमारे क्रियाकलाप का पर्यावरण पर प्रभाव, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्रियाकलाप ही तो पर्यावरण पर ही है। हम भी तो पर्यावरण के सदस्य हैं। तो यदि पर्यावरण में कुछ होता है तो हम प्रभावित होंगे, और यदि हम प्रभावित करते हैं तो पर्यावरण भी प्रभावित होगा।
ऐसे में हम क्या समझ सकते हैं? ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ओजोन परत की उदाहरण को लेकर कि ये जो ओजोन को अगर अपक्षय करेंगे, अपशिष्ट करेंगे या अगर हम नुकसान करेंगे, उसके जो अपशिष्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा ओजोन लेयर घटेगा, और जब ओजोन लेयर घटेगा तो हमारी गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो हमें क्या होगा? त्वचा का कैंसर होगा। तो आपने समझा ना कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण पर कैसे असर डालते हैं। अब जान लेते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं O3, तो हमें क्या बना जाते हैं? ओजोन परत बनाते हैं। दरअसल ओजोन एक जहरीली परत है। ओजोन कोई अच्छी गैस नहीं है, जहरीली है, लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट किरण को सोख लेते हैं और हमें अच्छी प्रकार की रोशनी आने देते ताकि हमें कुछ नुकसान ना हो। ओजोन परत एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में यह एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। यह परावैंगनी किरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी किरणें यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव के कारण ऑक्सीजन O अणुओं से ऑक्सीजन बनाती है। O से यानी ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है, ठीक है। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में बनाते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु मिल करके ओजोन लेयर बनाते हैं। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। ये किसकी वजह से? हमारे क्रियाकलाप की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना जाता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कौन कौन सा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे खतरनाक तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सभी जो गैसें हैं ये क्या करती है? ये ओजोन को परत को जो नुकसान पहुंचाती है। इसका उपयोग किस में होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, अग्निशमन यंत्र में होता है। तो इसके लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लाया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम लाया गया था, और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर से सीमित रखा गया है। कहा गया कि इससे कम कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। आप अगर देखें आसपास तो खाली प्लास्टिक के ही कचरे मिलते हैं। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा करता है। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है ना, अगर तेल लेने भी गए हैं तो प्लास्टिक ले देना है, 100 ग्राम तेल प्लास्टिक में, ये क्या आदत है। अगर एक साबुन लेने गए तो उसके लिए प्लास्टिक मांगते हैं, वो तो पॉकेट में भी आ सकता है कि नहीं। हमने 4R विधि बताया है, उसके अनुसार घटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग के तरीके में अजैव निम्नलिखित वस्तु के कचरे में प्रयोग। अब देखिए रोटी पैक कराएगा तो कहेगा एल्युमिनियम फॉइल में पैक करो, प्लास्टिक में पैक करके दे दो। तो क्या है ये ज़रूरी? बर्तन भी तो ले जा सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, और हमारी मेहनत के लिए लाइक करें, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।